हेलो सभी को, मैं प्रीति सिंह विजुअल क्लास की तरफ से। हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी काव्य के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, प्रेम मार्गी सूफी काव्य। ठीक है, इससे पहले हमने भक्ति काल के अंतर्गत आपके निर्गुण साहित्य में कबीर जी के बारे में पढ़ाया। अब हम सूफी काव्य के अंतर्गत असाइद, कुतुबन और उस्मान, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं जायसी के बारे में। जायसी के बारे में हमने आपको पहले बताया था, सूफी साहित्य की जो चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने वाले कवि हैं या उनके प्रमुख कवि के रूप में किसको जाना जाता है? जायसी को। और जायसी ने मुख्य रूप से अवधी भाषा का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया था। अवधी भाषा को जायसी के द्वारा ही हिंदी साहित्य में चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया गया, यानी कि अवधी भाषा की जो हिंदी साहित्य में ऊंचाइयों पर ले जाया गया था वो किसके द्वारा? जायसी के द्वारा। ठीक है, आगे हम देखते हैं जायसी के बारे में। जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था। जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था। जायसी का जन्म स्थान जायस, जो कि आपका जायस नगर में हुआ था, जो आपका अमेठी उत्तर प्रदेश के अमेठी में जायस क्षेत्र में आपका जायसी का जन्म हुआ था। जायस, ये क्वेश्चन आपका बना हुआ है कि जायस नगर में जायसी का जन्म होने के कारण ही इनका नाम क्या पड़ा था? जायसी। जायसी का नाम किसके आधार पर पड़ा है? उनके जन्म स्थान जायस के आधार पर उनका नाम जायसी पड़ा। ठीक है, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि जायसी का नाम किस आधार पर पड़ा। तो जायसी का नाम उनके जन्म स्थान जायस होने के कारण उनका नाम जायसी पड़ा। इनके जन्म के संबंध में एक पंक्ति फेमस है, भावतार मोर नौसदी 30 बरस ऊपर कवि बधी। ठीक है, भावतार मोर नौसदी, भावतार मोर नौसदी 30 बरस ऊपर कवि बधी। ठीक है, तो ये पंक्ति आपसे पूछी जाती है कि ये पंक्ति किसके जन्म से संबंधित है। तो ये किसने की जन्म से संबंधित है? जायसी के जन्म से संबंधित है। ठीक है, जायसी ने क्या लिखा है? भावतार मोर नौसदी 30 बरस ऊपर कवि बधी। ठीक है, जायसी की मृत्यु 1548 ईस्वी में हुई थी। जायसी की मृत्यु 1548 ईस्वी में हुई थी। जायसी के गुरु का नाम था शेख मोहिदी। शेख मोहिदी, या इन्हें क्या कहा जाता था? मोहिनुद्दीन। मोइनुद्दीन भी नाम इनका जाना जाता है। ठीक है, शेख मोहिदी या मोहिनुद्दीन, ये किसके? जायसी के गुरु का नाम है। जायसी किसके समकालीन थे? शेरशाह के समकालीन माने जाते थे। ठीक है, जायसी शेरशाह के समकालीन माने जाते थे। व बाबर के बारे में भी इन्होंने अपनी रचनाओं में लिखा है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि किसकी समकालीन माने जाते हैं तो शेरशाह के। अगर शेरशाह ऑप्शन में नहीं आता है तो आप ये बाबर, अगर ऑप्शन में आता है तो आपके बाबर भी सही होगा। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से आपका शेरशाह ऑप्शन दिया जाता है। पर एक बार ऐसा हुआ था शेरशाह ऑप्शन नहीं आया था, तो आपको पता होना चाहिए जायसी जो है वो उन्होंने, क्योंकि जायसी की रचना है आखिरी कलाम,
जिसमें उन्होंने बाबर की प्रशंसा की थी, तो इसलिए बाबर भी ऑप्शन में आपका आ गया था। ठीक है, इसके बाद आचार्य शुक्ल ने जायसी के संबंध में पंक्ति लिखी है, हिंदू हृदय और मुसलमान आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। आचार्य शुक्ल ये कहते हैं कि जायसी जो हैं ये ऐसे कवि रहे हैं, जैसे हमने बताया था कि भक्ति काल का उदय जो है वो जब इस्लाम आया था तो उसके बाद इस्लामिक युद्धों के कारण उस समय काफ़ी तोड़फोड़ होने लगी थी, युद्ध काफ़ी होते थे, जिसके कारण जो सामान्य जनता थी वो ईश्वर की शरण में जा रही थी। ठीक है, तो इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों में युद्ध भी प्रायः हुआ करते थे। ठीक है, तो शुक्ल ने माना कि जायसी ने हिंदू और मुसलमान को एक स्थान पर लाने का प्रयास किया है, यानी कि हिंदू और मुसलमान की जो एकता का प्रयास किया है वो भी जायसी ने किया है। तो इसलिए आचार्य शुक्ल जायसी के बारे में लिखते हैं, ये पंक्ति आपसे कई बार पूछी गई है एग्जाम में, हिंदू हृदय और मुसलमान आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। ठीक है, इन्हीं का नाम किसका जायसी का नाम लेना पड़ेगा। ठीक है, आपसे ये पंक्ति देकर के पूछा गया है, हिंदू हृदय और मुसलमान आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। ये आचार्य शुक्ल ने किसके लिए कहा है? जायसी के लिए कहा है, क्योंकि जायसी ने हिंदू और मुसलमान को आमने सामने रख करके उनके अजनबीपन अर्थात कि उनमें जो वैर था उसको समाप्त करने का प्रयास किया है और उन दोनों में एकता बढ़ाने का प्रयास किया था। ठीक है, इसके अलावा आचार्य शुक्ल और एक बात लिखते हैं जायसी के संबंध में, वो कहते हैं कि तुलसी की भाषा के स्वरूप की पूर्णता, तुलसी की भाषा के स्वरूप की पूर्णता समझने के लिए जायसी की भाषा का अध्ययन आवश्यक है। ठीक है, तो आचार्य शुक्ल ये किसके लिए लिखते हैं? जायसी के लिए भी लिखते हैं, और तुलसी के संबंध में भी ये कहते हैं कि तुलसीदास की भाषा के स्वरूप को पूर्ण रूप से समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या है? जायसी की भाषा का अध्ययन आवश्यक है। यानी कि हमने आपको बताया था तुलसीदास जी में ने भी किसकी भाषा का ज्यादातर अवधी और आपका ब्रज भाषा का प्रयोग किया था, जो कि तुलसीदास की जो सबसे प्रमुख रचना थी रामचरितमानस, वो भी उन्होंने किस भाषा में लिखी है? अवधी भाषा में लिखी है। ठीक है, तो उनकी भाषा जो अवधि रही है उस भाषा की स्वरूप की पूर्णता समझने के लिए हमें सबसे पहले किसका? जायसी की भाषा का अध्ययन आवश्यक है, ऐसा आचार्य शुक्ल कहते हैं, क्योंकि जायसी ने भी अपनी रचना जो लिखी है वो किस भाषा में लिखी है? अवधी भाषा में। ठीक है, जायसी की भाषा भी क्या है? भाषा इनकी क्या है? अवधी भाषा है। आपका इससे संबंधित एक प्रश्न ये बनता है
कि कौन से ऐसे कवि हैं जिन्होंने केवल अवधी भाषा का ही प्रयोग किया है। ठीक है, इन्होंने केवल अवधी भाषा का प्रयोग किया है। जायसी ही ऐसे कवि रहे, इसके अलावा आपके और भी जो अन्य कवि रहे हैं उन्होंने खड़ी बोली का भी अवधी के साथ प्रयोग किया है या ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है। ठीक है, लेकिन जायसी आपके सूफी साहित्य के अंतर्गत ऐसे कवि रहे हैं जिन्होंने सिर्फ अवधी भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, इसके बाद आपको बताते हैं इनकी भाषा कौन सी थी, अवधी भाषा, या इसे ही हम ठेठ अवधी भी कहते हैं। अवधी भाषा या ठेठ अवधी। ठेठ अवधी क्यों कहा गया है, क्योंकि इसकी अवधी भाषा में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है, ये इनकी स्पष्ट और बिल्कुल सीधी अवधी भाषा ही ली गई है, इसलिए इसे ठेठ अवधी भाषा भी कहा जाता है। जायसी ने अलंकार कौन सा प्रयोग किया था, जायसी की रचनाओं में अलंकार जो है वो मुख्य रूप से उत्प्रेक्षा अलंकार देखने को मिलता है। मुख्य रूप से इन्होंने उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जायसी की प्रमुख रचनाएं। जायसी की प्रमुख आपकी रचनाएं, रचनाओं में मुख्य रूप से इनकी 3 रचनाएं मानी जाती हैं। ठीक है, पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम, इनकी मुख्य रूप से 3 रचनाएं मानी जाती हैं, पर इसके अलावा भी इन कई और रचनाओं का इनका उल्लेख हुआ है, तो हम सारी रचनाएं पढ़ेंगे, सबके बारे में देखते हैं। ठीक, तो इनकी पहली रचना जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है आपकी पद्मावत। पद्मावत रचना है, पद्मावत रचना में इन्होंने क्या है, पद्मावत में नागमती, पद्मावती और राजा रतन सेन, इनकी कहानी है। नागमती, पद्मावती और राजा रतन सेन, इनकी प्रेम कहानी है। ठीक, इसके बारे में हम आपकी एक अलग क्लास लेंगे, जिसमें आपकी पद्मावत के बारे में बताएंगे। ठीक है, पद्मावत से काफी क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो पद्मावत के बारे में अगली क्लास में बताएंगे। दूसरी रचना है इनकी अखरावत। अखरावत, अखरावत रचना जो है इसमें इन्होंने वर्णमाला की एक एक अक्षर को लेकर वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई लिखी है। वह अखरावत में ही क्या इन्होंने बताया है, इसमें इन्होंने ईश्वर, सृष्टि, जीव, आदि के प्रेम पर विचार किया है। ठीक है, तो अखरावत रचना में आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि वर्णमाला का जायसी की किस रचना में वर्णमाला से संबंधित बात कही गई है, या किस रचना में जायसी ने वर्णमाला शब्द का प्रयोग किया है या वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग किया है। तो जायसी की जो रचना अखरावत है उसमें इन्होंने वर्णमाला का प्रयोग किया है, व इन्होंने ईश्वर, सृष्टि, जीव आदि के प्रेम पर विचार किया है। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। इसके बाद इनकी
तीसरी रचना है आखिरी कलाम। आखिरी कलाम रचना में इन्होंने कयामत का वर्णन किया है। ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, कयामत का वर्णन जायसी की किस रचना में मिलता है? तो आखिरी कलाम में इन्होंने कयामत का वर्णन किया है। और जो मुगल बादशाह जो आपके बाबर थे, मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की है। अभी हमने बताया था आपको, इनकी रचना जो आखिरी कलाम है इसमें इन्होंने कयामत का वर्णन किया है और बाबर की, जो मुगल बादशाह बाबर थे, उनकी प्रशंसा की है। ये जो आखिरी कलाम है ये आपके फारसी के अक्षरों में छपी हुई मिलती है। फारसी के अक्षरों में छपी हुई मिलती है। ठीक है, आखिरी कलाम। इसके अलावा आपकी और रचनाओं में नेक्स्ट है आपकी चित्ररेखा। चित्ररेखा जो है वो इनका एक लघु प्रेमाख्यानक काव्य है। लघु प्रेमाख्यानक काव्य है। ठीक है, इसके अलावा इनका है कहरानामा। कहरानामा में आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है। आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है। ठीक है, कहरानामा में क्या है? आध्यात्मिक विवाह का वर्णन इसमें किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी और रचनाओं में इसमें आपकी मसला नामा भी मिलता है। मसला नामा, या आपकी एक और रचना मिलती है कन्हावत। ठीक है, तो ये आपकी जायसी की रचनाएं हैं जो आपकी उल्लेख देखने को मिलती हैं। ठीक है, लेकिन आचार्य शुक्ल ने इनकी 3 प्रमुख रचनाएं ही मानी है। आचार्य शुक्ल ने जायसी की कितनी रचनाएं मानी है? 3 रचनाओं को ही माना है, जो कि आपकी कौन सी है? पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम। यही इनकी 3 प्रमुख रचनाएं जो कि उल्लेख आपको मोस्टली कवियों ने किया है। इसके अलावा इनका केवल आपको एक जगह उल्लेख मिलता है देखने को, तो इसके बारे में भी आप जानते रहिए। कभी कभी पूछ ले कि कन्हावत किसकी रचना है, तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी जायसी की प्रमुख जायसी के सामान्य परिचय हो गया। अब हम इसके आगे अगली क्लास में आपको जायसी की रचना पद्मावत के बारे में कुछ मुख्य कथन पढ़ाएंगे।